फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और इस वीडियो में हम एजुकेशन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 7th डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जो ये सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन पंजाबी बाग के सारे जो नोट्स हैं वो क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, वो 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसको हम इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जब हम किसी भी सब्जेक्ट को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी सालों तक जब हम पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद पूरा सब्जेक्ट, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करी 12th क्लास तक, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक कैरेक्टर, एक एटीट्यूड चेंज होता है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारी लिविंग का स्टाइल है, लिविंग स्टाइल चेंज होता है। और ये जो चीज़ है हमारे पार्ट बन जाती है, हमारा डेली रूटीन की पार्ट बन जाती है, या हम सीधा कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इस ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ पढ़ाया और आज ही क्या कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। साइंस पढ़ाई तो बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड जैसे है, हमारा ऑब्जेक्टिव है जनरल ऑब्जेक्टिव, तो वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं आएगा। उस सब्जेक्ट को काफ़ी सालों तक पढ़ने के बाद वो हमारे व्यवहार में वो झलकेगा। तो ये होता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसके दूसरे नाम है इंस्ट्रक्शनल, अचीवेबल और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। ये होता है जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक टीचर जो एक्सपेक्टेशंस रखती है कि बच्चे में इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये चेंज आएंगे। तो ये जो चेंज आते हैं ये सडन चेंज होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम इंस्ट्रक्शनल, स्पेसिफिक, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। अबे ये जो ऑब्जेक्टिव है, आपने जैसे आप याद करो कि आप जब 3rd क्लास में थे, 4th, 5th किसी भी क्लास में थे, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको आज बिल्कुल याद नहीं होगा। तो ये जो है ये एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसको थोड़े टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। ये कोई परमानेंट नहीं होते, ये सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो जर्नल होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और वो हमारे एटीट्यूड में चेंज लाते हैं। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, आपने मैथमेटिक्स में सीखा, आपने जो कैसे काउंटिंग सीखी, या जितने भी आप उसके कॉन्सेप्ट सीखते हो, आप बड़े होके आप डेली लाइफ में आप उसका यूज़ करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कोई सामान खरीद रहे हो, परचेजिंग है, सेलिंग है, हर चीज़ में आप कहीं भी जो नंबर काउंटिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में होती है। तो अब ये आ जाता है जनरल और स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या होता है। जर्नल में ये अचीव्ड होते हैं एक सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ पढ़ने के बाद, लेकिन स्पेसिफिक को अचीव करते हैं जब हम एक रीड करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ा, किसी चैप्टर को पढ़ा, एक्सरसाइज, लेसन, ऐसा कुछ पढ़ा हमने और वो चैप्टर पढ़ते ही हम वो अचीव करेंगे। जैसे कि आपने एक ग्राम सभा का टॉपिक बच्चों को पढ़ाया, तो आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, और जो ऑब्जेक्टिव्स वो पढ़ाने के बाद टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चों को ये चीज़ें पता चलेंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब जो जर्नल होते हैं वो एक सब्जेक्ट को काफ़ी सालों तक पढ़ने के बाद एक इंसान के हम अचीव करने शुरू होते हैं, एटीट्यूड में चेंज आता है के इंडिविजुअल के। लेकिन जो बिहेवियरल हैं, वो जो स्पेसिफिक हैं, वो अचीव हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर। जब हमने 3 फेजेस ऑफ क्लासरूम पढ़े थे, उसमें था प्री था और इंटरेक्टिव था और पोस्ट। तो इंटरेक्टिव जो स्टेज थी उसके अंदर ये था, पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में 1st क्लास में, कि जो टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे इंटरेक्टिव स्टेज में फुलफिल होते हैं और टीचर सारे वो देखता है कि वो अचीव कितने हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब जो जर्नल में आ जाता है कि ये एक बिहेवियर में जो है
इमिडिएटली ये किसी के बिहेवियरल में रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। लेकिन जो स्पेसिफिक में जो बिहेवियर है वो इमिडिएटली आपको दिखाई देगा कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि आप कोई साइंस का एक एक्टिविटी करा रहे हो कि क्या डूबा क्या तैरा, तो इसके अंदर सीधा आपका क्लासरूम में उसी टाइम आपको पता चल रहा है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, कि कौन कौन सी चीज़ें बता पा रहा है, कि आपने एक एक्टिविटी कराई कि कौन कौन सी चीज़ें नीचे डूब गई हैं, कितनी तैर गई हैं। अब जैसे जो ये होते हैं जनरल होते हैं, ये इसमें एटीट्यूड और कैरेक्टर में चेंज आता है, और इसकी और जबकि स्पेसिफिक होते हैं उसमें इमीडिएट बिहेवियर चेंज होता है। वो डायरेक्टली बताएगा कि मैम ये हुआ है और ये नहीं हुआ है। अब जो जनरल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे जब तक हमारी लाइफ लॉन्ग तक रहेंगे, आप नहीं भूलोगे, जब तक आप अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ करोगे टिल डेथ जो है वो एप्लीकेबल रहते हैं। लेकिन ये जो दूसरे हैं ये सिर्फ क्लास की लाइफ तक एप्लीकेबल रहते हैं, वैसे एप्लीकेबल नहीं रहते। अब है रिफ्लेक्ट्स, और ये क्या है, एक यूनिफॉर्म हैबिटेट को रिफ्लेक्शन होगा लॉन्ग जर्नल में, और इसके अंदर होगा एवरीडे में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब इसमें है कि हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट एक जैसे ही जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो टॉपिक टू टॉपिक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। जैसे साइंस में देखो, साइंस में आपने देखा उसका जनरल ऑब्जेक्टिव की लॉजिकल थिंकिंग आएगी, कैरेक्टर फॉर्मेशन करना। सोशल स्टडी है उसमें भी कैरेक्टर फॉर्मेशन करना, साइंटिफिक एटीट्यूड, टेम्पर लाना, क्या कहते हैं लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है हर सब्जेक्ट में कॉमन होती है, और ये ओवरऑल बच्चे एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट इसका बाद में देखने को मिलता है। अब है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव को लिखें, ठीक है, हाउ टू राइट जर्नल ऑब्जेक्टिव। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है ईवीएस का, जैसे अवेकनिंग टूवर्ड्स एनवायरनमेंट डेवलप्स इन चाइल्ड, की बच्चे को कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसकी तरफ क्या करना, उसे जागरूक करना, उसमें डिज़ायर क्या कहते हैं डेवलप करना, डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ, की आप बच्चे के अंदर ये जगाना, बचपन से ही आप सिखाओगे उसे कि आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है तो आपको एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा, अपना हैबिटेट जो है आपका उसको बचाना पड़ेगा, अपना नेचर को बचाना है आपको। सेविंग द हैबिटेट ऑफ टूल्स, हैबिट ऑफ टूल्स की ये क्या कहते हैं ये सब लानी है, कि फ्रेंड आपको फ्रेंडली बिहेवियर करना है। तो ये कुछ भी आप ये जो है जनरल ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो, लॉजिकल थिंकिंग लानी है, ये सारी इसमें आएगी। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि जो स्पेसिफिक बिहेवियरल, इंस्ट्रक्शनल या अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, इसको हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। जो ब्लूम ने बोला जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव, और तीसरा होता है हमारा साइकोमोटर। अब जो कोग्निटिव जो होता है हमारा, कोग्निटिव मतलब थिंकिंग, हमारा माइंड, हमारी नोइंग कि संज्ञानात्मक पक्ष, व्यवहार क्षेत्र की हमारा बिहेवियर है, हमारा आस्पेक्ट, या सीधा ये बोल दे कि कॉग्निटिव बिहेवियर बताओ, कॉग्निटिव आस्पेक्ट बताओ, कॉग्निटिव डोमेन बताओ, इन सब का मतलब एक ही है। कॉग्निटिव मतलब जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर जो चाइल्ड है इस ऑब्जेक्टिव को अपने क्लासरूम में अचीव करता है, कि क्लास में मैडम जो टीचर है उसको पढ़ा रही है, एक चैप्टर पढ़ा रही है, तो ये सारी चीज़ें उसके, क्योंकि उस टाइम पे क्या करेगी, कॉग्निटिव जो दिमाग की चीज़ें, जो माइंड की चीज़ें, जो थिंकिंग की चीज़ें वो ज़्यादा चल रही हैं, तो वो अचीव कब करेंगी, वो क्लासरूम में होता है। ये थिंकिंग आस्पेक्ट है, इसके अंदर हम अपने माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये थिंकिंग आस्पेक्ट होता है किसी भी इंसान के बिहेवियर का। और जो ये रिजल्ट होता है इसमें मेंटल प्रोसेसिंग करते हैं हर चीज़ की, आप हर चीज़ में अपना दिमाग लगाओगे, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे, कि अटेंशन दे रहे हो आप, अटेंशन किसी चीज़ पे आपने अटेंशन दी, फिर उसके बारे में धारणाएं बनाई, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग करी, आपको याद हो गया। जैसे कि मान लो आपने अटेंशन दी है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी या सेंस ऑर्गन, तो इसमें हमने देखा है कि जो
हमारा जैसे अटेंशन दी कि आपने सेंस ऑर्गन है आपके, कि सेंस कि मैम आपको टीचर पढ़ा रही है कि आपको सेंस ऑर्गन का कैसे यूज़ करना है, कि काफ़ी सारी आपको जैसे परफ्यूम की बोतल या अलग अलग चीज़ों की बोतल लेके आई, तो आपको बोला कि अटेंशन दो। अटेंशन आपने क्या दी कि अलग अलग चीज़ें हैं, फिर आपने उसको स्मेल किया, किसी में से फ्रेगनेंस आ रही है, किसी में से स्मेल आ रही है, तो ये क्या है, अटेंशन देने के बाद फिर आप क्या बनाओगे, परसेप्शन बनाओगे। परसेप्शन आपको पता चला कि जो हमारे पास क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, ये जो हमारी नोज़ है, इस नोज़ की वजह से हम इन सब चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग खुशबू आ रही है या बदबू दुर्गंध आ रही है। तो जो नोज़ है, नोज़ को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, इसको काउंट करते हैं। परसेप्शन हो गया। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आप जिस भी चीज़ को देखोगे, कोई फ्लावर देख रहे हो, कुछ भी चीज़ देख रहे हो, अगर आपके साथ वो हो रही है तो आप रिलेट कर पा रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, और फिर बाद में आपको मेमोराइजेशन में वो आपको याद है। तो हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अटेंशन देते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान लो किसी क्या कहते हैं, कोई फाइट है, उसके बारे में 1857 के युद्ध के बारे में आपको बताया जा रहा है, आपने अटेंशन दी, आपने याद, परसेप्शन बनाया कि कैसे है, और अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हो कि समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, फिर आपसे बोला जा रहा है मेमोराइजेशन आपको कितना हुआ है, कि आप बताओ कि उसके अंदर मंगल पांडे का क्या रोल था, दिल्ली से किसने स्टार्ट की थी लड़ाई करनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, ये सारी इसके अंदर आएंगी। तो हम कहते हैं कि स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट होता है, जो भी हमारा स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट, हमने पीछे पढ़ा था कि 5 चीज़ें होती हैं हमारी और मेन जो होता है कि बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो 2 है, एक स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट और एक को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट होता है। तो स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट मतलब जो उसका सिलेबस है, जो उसकी बुक्स हैं, उस बुक्स का जो भी बुक्स में आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारे स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट को जब हम अचीव करते हैं, वो हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इसको स्कॉलिस्टिक को कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी कहते हैं। तो गांधी जी ने इस जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, इसको क्या बोला है, इसको हेड एस्पेक्ट बोला है, क्योंकि हम इसमें अपने माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग, अब 2 इंसान है, एक लेबरर है, कि एक लेबर है, लेबर क्या कर रहा है, बहुत फिजिकल मेहनत कर रहा है, और एक इंजीनियर है। तो पैसे की मेहनत, कौन सा फिजिकल मेहनत किसने ज़्यादा करी, लेबर ने करी, लेकिन माइंड की मेहनत किसकी ज़्यादा है, उस आर्किटेक्ट की ज़्यादा है। तो पैसे किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, आर्किटेक्ट को मिल रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं सब दिमाग का खेल है कि उसने कैसी चीज़ों को अरेंज किया, कैसे उसका पूरा नक्शा बनाया, मैपिंग करी है। लेकिन वहीं पे जो उसको लेबर को नहीं मिला, लेबर को बस ये कहा गया कि आपको ऐसे करना है, क्योंकि वो अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहा। तो हेड कॉन्सेप्ट है, जिसका माइंड जितना तेज़ चलेगा, उसका जो कैलिबर है, उसकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ेगी, उसका ओहदा बढ़ेगा, उसकी पोस्ट बढ़ेगी। अब जो भी हमारे ये सारी चीज़ें हेड से रिलेटेड होती है। अब दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब कि ये फीलिंग से रिलेटेड होता है। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप कितने डिसिप्लिन में रह रहे हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, एडिक्शंस क्या है, कि आप ऑनेस्ट कितने हो, आपका पॉजिटिव बिहेवियर कितना है, आप कितना मतलब देश के बारे में कितना सोच रहे हो, लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हो, कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें फीलिंग से रिलेटेड होती है वो हमारी अफेक्टिव डोमेन में आती है, कि दूसरों के दर्द को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को समझना, ये सारी क्या चीज़ें हमारी अफेक्टिव बिहेवियर को झलकाती है। आपकी मोरालिटी कितनी है, आपकी सोशल वैल्यू कितनी है, आप अपने कल्चर को कितनी वैल्यू दे रहे हो, आप लोगों से कैसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशन को कैसे फॉलो कर रहे हो। तो आपने ये देखा होगा कि जिसका हेड कॉन्सेप्ट, मान लो कि कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसका हेड कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है इतना, लेकिन अगर उसका अफेक्टिव डोमेन अच्छा है ना, तो उस इंसान की हर जगह तारीफ की जाती है, उसके बारे में बोला जाता है। लेकिन मान लो कि किसी का हेड कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उसे अपनी सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा है और अपना क्या कहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें अपना माइंड लगा रहा है, तो उसका अफेक्टिव डोमेन खराब है। अफेक्टिव डोमेन खराब है, वो उसके पास चीज़ें होते हुए भी वो लोगों की मदद
मदद नहीं कर रहा तो ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो अफेक्टिव डोमेन हर इंसान का अच्छा होना चाहिए। जैसे आर्किटेक्ट और अगर मैं लेबरर का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो लेबर अगर मान लो एक दिन के अगर वो 100 रुपये कमा रहा है और उसमें से अगर वो फिर भी किसी की हेल्प कर रहा है 20 रुपये की, कैसे भी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसों से हेल्प की जाती, कैसे भी वो हेल्प कर रहा है किसी की, तो वो लेबरर जो है वो माना जाएगा अच्छा, कि उसका अफेक्टिव डोमेन अच्छा है तो वो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। लेकिन जो वहीं अगर आर्किटेक्ट है वो वो इग्नोर कर रहा है चीज़ों को, लोगों की हेल्प नहीं कर रहा, तो अफेक्टिव डोमेन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब लास्ट है, थर्ड है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम कोग्निटिव भी कहते हैं। ये हमारे डूइंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है। डूइंग मतलब जिसको भी हम अपने हाथों का यूज़ करके देख रहे हैं। तो डूइंग हम कैसे करते हैं? डूइंग में हमारी दो चीज़ें रिलेटेड होती है, एक होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स और दूसरी होती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होती है जिसके अंदर हमारी फिंगर्स का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। जैसे आप लिखोगे, राइटिंग करोगे, ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, एक नीडल में थ्रेड डाल रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके अंदर आपकी जो फिंगर्स है ना, उन हर फिंगर्स का बड़े अच्छे से रोल है, उसका यूज़ हो रहा है। लेकिन जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उसके अंदर आपका ज़्यादातर बॉडी के पार्ट्स यूज़ होते हैं। फाइन में क्या यूज़ हो रहा है, फिंगर्स हो रही है, लेकिन ग्रोस में आपका पूरे शरीर के ज़्यादातर पार्ट होंगे और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप जंपिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, ठीक है, होपिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, आपने क्या किया, इसके अंदर एक्टिविटी को हम ये क्या कहते हैं, इसमें हम फिंगर्स का भी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फिंगर यूज़ नहीं होगी, ग्रोस मोटर में फिंगर्स भी यूज़ होगी, लेकिन फाइन में फिंगर्स का रोल ज़्यादा है, राइटिंग का ज़्यादा है। लेकिन वहीं आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो उसमें आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी यूज़ हो रही है। तो अब इसके अंदर हम जो हैं मेन आपको ये याद रखना है, कॉग्निटिव मतलब नोइंग जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, अफेक्टिव मतलब बिहेवियर, अफेक्टिव जो है वो आपकी फीलिंग से रिलेटेड, और साइकोमोटर आपके डूइंग एस्पेक्ट, कि आप हाथों से कितना कर पा रहे हो। तो ये और कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा डोमेन बच्चे का सबसे अच्छा होना चाहिए, अगर 3 दे दिए ऐसे, तो अफेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए, फीलिंग का, ठीक है, फीलिंग, क्योंकि उसमें इंसानियत होनी चाहिए। अब जो ब्लूम थे, अब ब्लूम ने क्या बोला, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, कि उन्होंने इन ऑब्जेक्टिव को जो ब्लूम की टेक्सोनोमी में उन्होंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव बताया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अचीव आप बाकी सबको जब करोगे जब आपका कॉग्निटिव अच्छा होगा, आपका माइंड का अच्छा होगा, तभी आप करोगे। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, लोग आपकी बातों की वैल्यू भी जब करते हैं जब आप कोई वैल्यूएबल, कोई रिलायबल बात करते हो, कोई लॉजिक होता है जिसके अंदर, वरना आप आप बाकियों की बात सुनना भी नहीं चाहते। तो जो ब्लूम थे, उन्होंने जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे नोइंग से रिलेटेड है, हमारे माइंड से, थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, उसको उन्होंने 6 लेवल में बांटा। और ये जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन एक्शन वर्ब्स को। ये इस हायरार्कियल स्टेज है। सबसे पहले है नॉलेज, कि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, ज्ञान होना, कि एक डेफिनेशन पता चल गई है उसकी, कि और डेफिनेशन के बाद है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ के बारे में समझ होना, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। ये सेकंड स्टेज है। जिस इंसान को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी तो वो उसका एप्लीकेशन भी अपनी लाइफ में अच्छे से करेगा। एप्लीकेशन अगर उसे करना, आगे इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, तो उस चीज़ को वो एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, टुकड़ों में बांटेगा उसे, कि ये चीज़ क्या होती है, उसके हर एक पार्ट को क्या करेगा वो उसको एनालाइज करेगा। फिर होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होगा, जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको ज्वाइन करेगा, फिर देखेगा कि क्या बना, क्या समरी क्या निकली है, और लास्ट में क्या होगा, इवेल्युएशन करना, कि इवेल्युएशन इसमें आएगा। अब इस हायरार्कियल स्टेज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और इनके कुछ एक्शन वर्ब्स हैं। जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो, लिखते हो, वो क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लानिंग में
आप इन 6 के 6 स्टेजेस का यूज़ करते हो, और जो आपका कोई भी पेपर सेट किया जाता है, कि चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर इन सब स्टेजेस का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं, पहला है हमारा नॉलेज। नॉलेज में एक्शन वर्ब जो है मेनली नॉलेज है कि डेफिनेशन बता सकते हो आप उस चीज़ की, आप उसका नाम बता सकते हो, आप लेबलिंग कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकग्निशन कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, मैचिंग कर सकते हो उन सब चीज़ों की। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपकी नॉलेज में आ जाएगा। अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान है तब ये आप कर पाओगे। जैसे कि मान लो हम एक टॉपिक ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, या हम पुलिस के कर्तव्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि पुलिस का क्या रोल है। तो हमने पहले बताया कि जो पुलिस होगी वो क्या है, हमारे हेल्पर्स में आती है। तो हमने बता दिया पुलिस की क्या कहते हैं, वो हमारा एक तरीके से हेल्पर होते हैं, बहुत सारे हेल्पर हैं हमारे, तो उनमें से एक हेल्पर क्या है, पुलिस है। आपने बच्चे को फ़ोटो दिखाई, वो उसकी फ़ोटो पहचान पा रहा है। अब आपने अगर हेल्पर्स का टॉपिक बता रहे हो तो उनकी सूची बना पा रहा है कि कौन कौन से हेल्पर्स के नाम लिख पा रहा है, अलग अलग जो हेल्पर है उनके नाम से उनकी फ़ोटो को मैच कर पा रहा है, डॉक्टर को डॉक्टर से, टीचर को टीचर से, पुलिस को पुलिस से, उनको रिकग्निशन कर पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉर्मल, ये सिर्फ उस इंसान को, उस बच्चे को आप नॉलेज में लेके आ रहे हो। अब दूसरा क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, नॉलेज में तो सिर्फ डेफिनेशन बताना एक तरह से रट्टाफिकेशन की चीज़ हो जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझ जब आएगी, समझ कब आएगी, जब आपको उसका ज्ञान अच्छे से आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। अंडरस्टैंडिंग में आपने अब अवर हेल्पर्स की, जैसे आपने सूची क्लास में बनवा दी थी, लेकिन हर किसी के नाम तो आप बता नहीं सकते, लेकिन अब बच्चा क्या है, वो और भी किसी इंसान को हेल्प करते हुए देख रहा है, अपने घर में अपनी मदर को देख रहा है, तो कह रहा है हाँ मेरी मदर भी मेरी हेल्पर है, या मैं भी किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो मैं भी हेल्पर हूँ। तो वो हर चीज़ के पीछे क्या एक रिस्पेक्ट लेके आ रहा है, वो एग्जाम्पल बता रहा है, इसके अंदर वो अपनी तरफ से एग्जाम्पल बता रहा है, वो इलस्ट्रेशंस बता रहा है कि बताओ कोई स्टोरी बताओ। इलस्ट्रेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इलस्ट्रेशन में जैसे स्टोरी बताना आ गया, कोई एग्जाम्पल बताना आ गया, ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशंस में आती है कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, किसी चीज़ का मान लो डिस्क्राइब कर रहे हो आपकी। अब बोल दिया आपने, अच्छा फर्स्ट जैसे इसमें तो नॉलेज में क्या है, आपने डॉक्टर का बताया, पुलिस, ये सब के नाम बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग, अगर वो इन लोगों को जानता होगा तो वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को वो एक्सप्लेन करेगा, उनका रोल डिस्क्राइब करेगा, सोसाइटी में क्या रोल है उनका मीनिंग बता पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा, व्याख्या कर पाएगा, ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। अब है डिस्टिंग्विश और एक होता है डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों में अगर डिस्टिंग्विश, आपको ये सारी जो एक्शन वर्ब है ना ये याद करनी है, ठीक है। डिस्टिंग्विश अगर आएगा तो यानी किसी भी चीज़ में आप डिफरेंस बता रहे हो, लेकिन वो डिफरेंस किससे रिलेटेड है, सिर्फ उसके मीनिंग से रिलेटेड है, कि उसका अर्थ क्या है, आप वो बता रहे हो कि पुलिस का रोल ये होता है, टीचर का रोल ये होता है, सिर्फ इतना आपको पता है कि छोटा लेवल। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट में हम उसके हर एक क्वालिटी को एक दूसरे के अंदर हम बताते हैं कि कौन किससे क्यों अलग है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट जो आएगा वो एनालिसिस में आता है, वो इसमें नहीं आता। डिस्टिंग्विश होगा तो वो अंडरस्टैंडिंग है। क्लासीफाई करना, चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को बांटना, अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया आपने। जैसे आपने एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ाया, एनिमल्स और बर्ड्स क्या होते हैं, और इसके अंदर आपने मिक्स कर दी फोटोग्राफ, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेके आए, मिक्स कर दिए। अब क्लासीफाई कर सकता है बच्चा, अलग अलग से क्या कहते हैं, एनिमल्स को अलग कर देगा, बर्ड्स की फ़ोटो को अलग कर दिया, तो क्या आप कर पा रहे हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई है, एनिमल्स और बर्ड्स कौन होते हैं, तभी तो वो अलग कर पाएगा। तो ये क्या है। और कमेंट वर्ड अगर आता है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि वो किस एस्पेक्ट में कह रहे हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा कि वो कौन से स्टेज पे बच्चा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये है एप्लीकेशन में क्या कर पाएगा, वो उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पा रहा है।
वो उसका रोल प्ले करके दिखा पा रहा है, उसका नाटक बता पा रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका प्रैक्टिकल कर रहा है। अगर कोई गलतियां हैं, गलतियों को, एरर को छांट रहा है और उस गलती को ठीक कर पा रहा है, उसमें इतनी समझ आ गई है कि वो बता सकता है कि इसमें ये गलती है। और जो आपने फॉर्मूलेज जो आपने बताए हैं, उन फॉर्मूलेज का वो खुद से यूज़ कर पा रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है। ये सब क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन में आता है। एप्लीकेशन जैसे कि आप मानो कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चे को, कि क्या कहते हैं, शेप्स के बारे में टॉपिक पढ़ाया, तो शेप्स के बारे में कि शेप्स क्या होती हैं, ये सब तो आ जाएगा आपका क्या कहते हैं इसमें नॉलेज में, कि शेप क्या है, अलग अलग क्या कहते हैं, जैसे सर्कल पढ़ा रहे हो तो सर्कल में आप बताओगे ये सर्कल होता है, इस चीज़ को सर्कल कहते हैं, कुछ नेम्स बता दिए, अब बोल दिए कि पहचानो सर्कल कौन कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग में अब बोल दिया उसको कि क्या कहते हैं, आप अपने बुक में देखो कौन कौन सी चीज़ है जिसकी शेप ऐसे सर्कल में हो रही है, अपने क्लासरूम में देखो, आप खुद से एग्जांपल बताओ, इलस्ट्रेशन करो, आप उनको क्या कहते हैं ये सब। और जो एप्लीकेशन में क्या होगा, अब शेप जैसे आपने बैंगल्स की मदद से वो आप सर्कल ड्रॉ करा रहे हो, कंपास की मदद से सर्कल ड्रॉ करा रहे हो, आप बच्चों को कह रहे हो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ क्या होता है सर्कल, तो बच्चे एक सर्कल बना के, फॉर्मेशन बना के आपको दिखा पा रहे हैं। कोई या कोई भी रोल प्ले कर पा रहे हैं, किसी चीज़ का कोई फॉर्मूला आपने सिखाया है कि सर्कल का मतलब मान लो पाई क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस निकालना है, तो वो आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल के दिखा रहे हैं कि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस इसे कहते हैं। तो वो एप्लीकेशन जिसमें आएगा, जब वो उन सब चीज़ों में गलतियां भी ढूंढ सकते हैं, वो होता है हमारा एप्लीकेशन। अब आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, जब हम हर चीज़ को एक एक उसका क्या है ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो वो क्या करेंगे, हर चीज़ को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, आई को अलग किया, एम को अलग किया, ए को अलग किया, टीचर को अलग किया। उन्होंने बोला आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है, एम क्या है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, और ए क्या है, ए एक आर्टिकल है, टीचर क्या है, टीचर क्या है, वो एक नाउन है। तो एनालिसिस में क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को उसके हर पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, अलग अलग उस एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अब सब्जेक्ट मैटर को ब्रेक करना पार्ट्स में, या हिंदी में अगर मैं बताऊं, जैसे मेरा क्या कहते हैं, हाँ आपने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तो अब वो क्या करेगा, उसने पूरे टॉपिक क्या कहते हैं उस वाक्य को डिफरेंशिएट क्या किया, तुम उसने लिखा कि तुम क्या है, तुम एक क्या है, एक प्रोनाउन है, कहाँ मतलब किसी जगह के बारे में बता रहा है, जा रहे हो, तो वो हर चीज़ को क्या करेगा ब्रेक डाउन कर देगा और हर पार्ट को अलग अलग पढ़ेगा। इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था ना, वो तुलना करना। अगर डिस्टिंग्विश होगा तो डिस्टिंग्विश में सिर्फ हम मीनिंग के अंदर क्या कहते हैं डिफरेंस बताते हैं, जो वो आता है हमारे अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन जब हम उसके हर पार्ट में तुलना करते हैं अलग अलग, तो वो क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन, यानी उसका एनालिसिस करना। कंपैरिजन करेंगे इसके अंदर, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे। या हम कोई क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपके इलाके में चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि इस एरिया में इतनी क्या कहते हैं इतना एरिया आता है, इतने रेडियस में इतना एरिया आ रहा है, ठीक है, इसमें इतनी गलियां आ रही, तो आप हर एक गली में उसको आपने ब्रेक डाउन किया। हर गली में देख रहे हो आप, इसमें ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे इस एरिया में इतना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो आपने बोला कि चोरी कौन कर सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके एक एक पार्ट का उसका एनालिसिस कर रहे हो। जैसे अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे जो एजेंसीज होती हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, या हमारे जो क्या कहते हैं देश की रक्षा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो वो कैसे पता लगाते हैं किसी चीज़ का कि ये टेररिस्ट है। वो उनकी हर चीज़ को एक एक छोटे छोटे पार्ट को वो डिवाइड करते हैं, पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब वो बता पाते हैं। तो ये क्या होता है हमारा एनालिसिस करना। सिंथेसिस में क्या करेंगे, जो आपने सिंथेसिस का मतलब है एनालिसिस करने के बाद जो जो आपने रिलेशन निकाला। जैसे कोई आपको केस सोल्व करना, आपको एक केस मिला आपने कि इस इलाके में मर्डर हो गया है और ये इसके रिलेटिव हैं और ये क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर्स इतने हैं, तो आप एक एक फैमिली मेम्बर से आपने अलग अलग पूछताछ
करी, तो वो एनालिसिस हो गया। अब सिंथेसिस में क्या करोगे, जो जो आपको पूछताछ में पता चला है, ठीक है, उन सब चीज़ों को लिंक करोगे, एक दूसरे से जोड़ के देखोगे कि कैसे ये इसमें से कौन मर्डर कर सकता है, किसने ये क्राइम किया होगा, एक दूसरे से अब चीज़ों को रिलेट करोगे, तो ये सिंथेसिस में आएगा। तो इसके अंदर विषय वस्तु को कम से कम शब्दों में समझाना आता है, विषय वस्तु को जोड़ेंगे, इसमें हम किसी भी चीज़ की समरी बता पाएंगे। जैसे आपको कोई टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आया, 1857 की लड़ाई है, अगर वो समझ में आई तो आप क्या करोगे, पूरी उसकी समरी बता पाओगे, कैसे स्टार्ट हुई, मंगल पांडे क्या कहते हैं, कौन सी रेजिमेंट में थे, आगे दिल्ली में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, हर इलाके में कैसे स्टार्ट हुई, उसका हमारे कैसे असर पड़ा, ये सारी चीज़ें क्या है, आप एक समरी पूरी उसकी बता पाओगे। आप ब्रीफली किसी चीज़ को एक शॉर्ट में बता पाओगे कि शॉर्ट में क्या हुआ था। जैसे अभी आपसे पूछा कि आपने रामायण देखी थी लॉकडाउन में, तो आप उसकी समरी बताओ। अब आप एक एक चीज़ तो आपको शॉर्ट में बताओगे ना, कि क्या कहते हैं, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, उनका नाम ये था, तो शॉर्ट में आप सारी चीज़ें बता पाओगे। आप किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकाल सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको मर्डर वाली बात बताई, तो आप क्या होगा, आपने हर सदस्य से, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, सबसे एक एक करके बात कर रहे हो, जो भी आपके शक के घेरे में, फिर आप उनकी बातों को एक दूसरे से मिला के देख रहे हो कि क्या कंक्लूजन निकल सकता है, लिंक कर रहे हो, तो बाद में आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, वो सिंथेसिस में होता है। इसमें जो भी आइडियाज़ हैं उसका कंपोजिशन किया जाता है। इसके अंदर संक्षेप में चीज़ों को, शॉर्ट में बोलते हैं ना कि शॉर्ट में अपनी बात कहो, इतने आपको एक दे देते हैं कि जैसे आपको लिखना भी आता है कि शॉर्ट में आप क्या करो, गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसकी शॉर्ट में कौन कौन से आंदोलन किए हैं फेमस, शॉर्ट में ब्रीफली बताओ, ब्रीफली बताओ, लिख दिया कि 50 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में बताओ, तो एक आपको उसके अंदर दे देते हैं। अब प्रूव करना, किसी चीज़ को सिद्ध करके बताओ कि ये ऐसा क्यों है, किसी चीज़ की रीजनिंग करना, किसी चीज़ का तर्क निकालना, आर्ग्यूमेंट करना। अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी तो तर्क होता है ना, जो डिबेट होती है। अब ये टीवी की डिबेट में सोच लेना, वो तर्क लेस होती है, ठीक है, लेकिन जैसे कोई लॉयर है, जो वकील हैं, वो अगर जज के सामने क्या कहते हैं कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास अपनी बात को कहने का तर्क होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर उन्होंने रिसर्च की होती है, तो ये इसमें आएगा। अब लास्ट आ जाता है हमारा इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में हम जजमेंट लेते हैं, निर्णय लेते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जजमेंट में हम देखते हैं कि जो हमने किया वो कितना सही था, जो हमारा निर्णय निकला वो कितना सही था। जैसे मर्डर के लिए आपने बोल दिया कि उसका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, ये जिम्मेदार है, इसने किया, निष्कर्ष निकाल दिया था आपने। लेकिन इवेल्युएशन में, जजमेंट में आपको निर्णय लिया गया जब उससे पता चला कि ये जो हमने बात कही थी ये कहाँ तक ठीक थी, ये क्या है, कहाँ इसका, और आलोचना करना, अगर उसमें कमियां रह गई है तो उसको क्रिटिसाइज करना, तो ये सारा इसमें आता है। जैसे कि आपकी जो टीचर है, आपका क्या हुआ, आपके इवेल्युएटर आते होंगे जब आप लेसन प्लान डिलीवर करते होंगे, तो लेसन प्लानिंग के डिलीवरी के बाद आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, फिर वो क्या हुआ, उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, उन्होंने कंक्लूजन निकाला, फिर बाद में पहले तो वो आपकी क्या कहते हैं रिमार्क्स लिख के चले जाते हैं, बाद में वो आपसे क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं कि आपकी ये कमियां थी, क्रिटिसाइज का भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इवेल्युएशन के लिए आती है। तो इसलिए जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होता है तो उसके अंदर पोर्शन होता है, हर एग्ज़ाम में पोर्शन होता है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो रूब्रिक्स बनाए जाते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो कितने नॉलेज वाले देने हैं, कितने अंडरस्टैंडिंग वाले देने हैं। अगर आप सारे ही इस लेवल के क्वेश्चंस दे दोगे तो आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग, हर लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, हर बच्चे के आईक्यू के अकॉर्डिंग, कि उसके अंदर हर आईक्यू का बच्चा कितना पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। आईक्यू कम है तो वो सिर्फ क्या कहते हैं नॉलेज वाले या अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कर पाएगा, जिसका आईक्यू ज़्यादा है तो वो इवेल्युएशन तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का पढ़ेंगे, क्या कहते हैं,
और आपको ये याद रखना है, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हायरार्कियल स्टेज उन्होंने जो बताई है। चलो फिर वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन गुड बाय।